फ्रांस। भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा न, सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का। अब फिर जो है औद्योगिक क्षेत्र और सबसे कम कृषि। समझ गए? सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। प्रोजेक्ट टाइगर को कब और कहां से लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर बाघों को संरक्षण देने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च 1973 में किया गया है और उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कहां से? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। वसुमित्र और नागा अर्जुन किस शासक के दरबार के विद्वान थे? वसुमित्र और नागा अर्जुन जो है कनिष्क, कुषाण वंश के तीसरे और सबसे महान शासक। कुषाण वंश के तीसरे और सबसे महान शासक हुए कनिष्क। कनिष्क के दरबार में भी एक प्रकार से कहिए तो विद्वान रहते थे। कनिष्क के दरबार के ही विद्वान थे वसुमित्र और नागा अर्जुन। वसुमित्र और नागा अर्जुन। और ये जो वसुमित्र है, इन्होंने ही चौथे बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। याद है कुछ? चौथा बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने ही किया था और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कनिष्क उत्तर होगा। उत्तर नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक है। लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में किसे बुलाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाया गया था और तीनों में भीमराव अंबेडकर पार्टिसिपेट भी किए थे। और संभवतः जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था लंदन में तो अंबेडकर साहब बड़ी बीमार पड़ गए थे, लेकिन फिर भी उस बीमारी की अवस्था में भी अंबेडकर साहब जो है लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। समझ गए? और आप सब लोग जानते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन तीनों के तीनों लंदन में हुए हैं। प्रथम 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जिस वजह से तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही किया। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने ही तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया। तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया और गोलमेज सम्मेलन ही पहला ऐसा सम्मेलन हुआ या गोलमेज सम्मेलन में ही पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने समकक्ष का दर्जा दिया। अंग्रेज भारतीयों को एक टेबल पर अपने साथ बैठा करके वार्ता करने का काम किया। समझ गए? अंबेडकर साहब उत्तर होगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? देखिए, इसको जानने के लिए आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के ख, 67 के ख, अनुच्छेद 67 के ख को पढ़िए। अनुच्छेद 67 के ख को पढ़िएगा तो यही अनुच्छेद आपको यह जानकारी देगा कि अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होगी? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा से होती है। राज्यसभा से। हे दीदी जी, है जो अभी आई है, कल नहीं बोला गया था कि 3 बजे आ जाइएगा? बोला गया होगा, नहीं बोला गया? बोला गया था ना। तब बताइए, आप बताइए 15वां क्वेश्चन पे आई है आप जब तक नॉर्मल होइएगा तब तक हम 20 पर चल जाएंगे। चलिए, तो राज्यसभा और जानते हैं उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा से ही क्यों होती है? अरे आप जानते हैं राज्यसभा से ही इसलिए होती है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते, इसी वजह से उनको पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा से ही होती है। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए
सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ईरान के रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में। और एक बात बताइए गुरुजी लोग, कब आयोजित किया गया था? 1971, 1971 ईरान के रामसर शहर में 1971 में। और जानते हैं जो, हाँ 2 फरवरी, हाँ 2 फरवरी, ठीक है बोले हैं 2 फरवरी। हाँ एक बात जानिए, आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि को संरक्षण क्यों दिया जाता है जानते हैं? आर्द्रभूमि को संरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि आर्द्रभूमि जैव विविधता को बढ़ावा देता है। और जैव विविधता का जहां तक सवाल है, जैव विविधता पर्यावरणीय और वायुमंडलीय संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। प्रद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। प्रकाशिक वस्तु ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सन 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यानी 1916, आप सब लोग जानते हैं 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? लखनऊ में हुआ है। 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ है लखनऊ में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। और आप सब लोग जानते हैं कि 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का काफी महत्व है, कई दृष्टिकोण से महत्व है। पहला तो यह है कि इसी सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। और उसी लखनऊ समझौता में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों कंधा से कंधा मिला करके देश की आजादी हेतु अपना योगदान देगा। और उस समझौता के वजह से ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 से 1922 के बीच में, 1916 से 1922 के बीच में जो है मित्रता काफी गहरी बनी रही थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। इसके बाद जो है इस सम्मेलन का दूसरा ऐतिहासिक महत्व यह है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद पहली बार कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन में भाग लिए थे। और इसी में गांधी जी की मुलाकात बिहार के चंपारण के भितिहरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के साथ हुई थी। और फिर उन्हीं के कहने पर गांधी जी चंपारण आए और सत्याग्रह का आयोजन किए। और इसके बाद और भी बहुत सारे दृष्टिकोण से इस सम्मेलन का महत्व है। और आपके बिहार एसआई में पूछा भी है 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा लखनऊ। भारत में वित्तीय आपातकाल को अब तक कितनी बार लगाया गया? वित्तीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 को कितनी बार लगाया गया? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं लगाया गया है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 3 बार, और राष्ट्रपति शासन 100 से भी ज्यादा बार। हाँ, डॉल्फिन नोज का संबंध किस बंदरगाह से? डॉल्फिन नोज का संबंध है विशाखापत्तनम बंदरगाह से, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और बड़े बंदरगाहों में सबसे गहरा बंदरगाह है ये। समान नागरिक संहिता हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया और इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? समान नागरिक संहिता यानी अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 44 जो है, अनुच्छेद 44 की अगर हम बात करें तो यह हाल ही में 27 जनवरी 2025 को, 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में लागू किया गया है। उत्तराखंड में लागू किया गया है। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में है, भारतीय संविधान के भाग 4 में है। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया गया था भर्तृहरि महताब, भर्तृहरि महताब।
भर्तृहरि महताब, भर्तृहरि महताब। और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है जानते हैं? लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, और इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा में जितने सीट के लिए चुनाव होता है, 543 सीट के लिए चुनाव हुआ, 543 सदस्य चुने गए। उसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हें ही प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया गया, और फिर इन्होंने लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाया। और फिर जब लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ले लिए तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों में से ही जो है एक अध्यक्ष चुन लिए। ओम बिरला को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए, और जैसे ओम बिरला अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद खत्म हो गया, और भर्तृहरि महताब जो है एक प्रकार से नॉर्मल लोकसभा का सदस्य रह गए, और 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष ओम बिरला ही हैं। वहीं पहली लोकसभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें, पहली लोकसभा के अध्यक्ष है गणेश वासुदेव मौलंकर, जीबी मौलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष। और जानते हैं अब तो ये प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन 2017-18 तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा जाता होगा कि जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो गणेश वासुदेव मौलंकर, अब विद्यार्थियों को याद हो गया, बोर्ड भी अब समझ गया, तो अब नहीं पूछता है। प्रति 5 वर्षों पर लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा, चुनाव आयोग न करेगा। चुनाव की घोषणा कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा, चुनाव आयोग करेगा। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर लोकसभा को भंग करता है राष्ट्रपति, चुनाव की घोषणा कर रहा है। चुनाव की घोषणा तो निर्वाचन आयोग करेगा, चुनाव आयोग करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह काम है, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोयला उत्पादन के क्रम में शीर्ष 3 राज्य कौन से? उत्पादन में बताइए, उत्पादन पहला स्थान छत्तीसगढ़, दूसरा ओडिशा, तीसरा है, शांत रहिए न कहा, सही है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई? 4 ना, 4 याद रखने का ट्रिक है बोर्ड मास। बोर्ड मास, बीओ से बोडो, डी से डोगरी, एमए से मैथिली, एस से संथाली। संथाली झारखंड में बोला जाता है, मैथिली बिहार में, डोगरी जम्मू कश्मीर में, बोडो असम में। 92वां संविधान संशोधन के तहत यही 4 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिए गए। WTO की संस्था का प्रतिस्थापित रूप है गेट। गेट का प्रतिस्थापित रूप है WTO, विश्व व्यापार संगठन। 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764 22 अक्टूबर 1764 को हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध है, यह भारत की संयुक्त सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व कर रहे थे अवध के नवाब
अवध के नवाब सुजाऊ दौला, अवध के नवाब सुजाऊ दौला। और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुंड्रो, हेक्टर मुंड्रो, हेक्टर मुंड्रो कर रहे थे। और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, भारत की संयुक्त सेना की हार हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हेक्टर मुंड्रो। भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था को कहां से अपनाया गया था? ब्रिटेन से, ब्रिटेन से अपनाया गया, ब्रिटेन से। और क्या ब्रिटेन से सिर्फ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है? नहीं, ब्रिटेन से सिर्फ संसदीय शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया है, बल्कि और भी कई सारे प्रावधान है जिसे ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे चुनाव में सबसे ज्यादा मत प्राप्त होने पर उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिए जाने का प्रावधान, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। फिर राष्ट्रपति की जो वर्तमान में स्थिति है, ये प्रावधान भी एक प्रकार से कहिए तो आपको ब्रिटेन से ही लिया गया है, समझ गए? तो ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो कि आपको ब्रिटेन से लिए गए। बेलाडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़। किसके लिए प्रसिद्ध है बेलाडीला की खान? लोअयस्क ना, लोअयस्क। और यह भी जानते हैं अभी के डेट में ये बड़ी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। पिछले 2-3 बरस में देखिए लगभग हर एग्जाम में ही पूछा है, पिछले 2-3 बरस में। लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी जो है गलती करके आ जाता है, ठीक है। और अभी इस क्वेश्चन का वैलिडिटी 1-2 बरस है अभी, ठीक है। मतलब 1-2 बरस और पूछेगा ही। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया? भाग 4 में। कार्डमम पहाड़ी किस प्रायद्वीपीय पहाड़ी का भाग है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट केरल में है, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। इसी को इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। भारत के दक्षिणतम पहाड़ी में, भारत के दक्षिणतम पहाड़ी में कार्डमम पहाड़ी का नाम आता है, समझ गए? जैसे यहां पर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत है, भारत के उत्तर में जैसे हिमालय पर्वत है, उसी प्रकार से भारत के दक्षिण पूरब में पूर्वी घाट है, दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में कालसुबाई और महाबलेश्वर की पहाड़ी है, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है। फिर केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर अन्नामलाई की पहाड़ी है, कार्डमम की पहाड़ी है। ये सब पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से पूर्वी घाट के अंतर्गत ओडिशा में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई की पहाड़ी है, शेषाचलम की पहाड़ी है। फिर तमिलनाडु में जो है आपको पंचमलाई की पहाड़ी है, सिरुमलाई की पहाड़ी है, सेबड़ाई की पहाड़ी है। आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। उजाला योजना बिहार के किस जिले से शुरू की गई? आरा, भोजपुर भी ना उसको कहा जाता है, आरा। 2021 में शुरू हुआ है। अरे वो एलईडी बल्ब सब जो दिया जाता है, ठीक है, आरा से, आरा से। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी ना, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत, गोदावरी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। यह महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। और ये प्रश्न आपके बिहार एसआई एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। झीलें स्थिर जल का संचय होता है, स्थिर जल होता है, ठीक बात है। झील चारों ओर स्थल से अवरुद्ध होता है, हाँ। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, हाँ। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, हाँ। सब सही है, 1 2 3 4 सब। निम्न नदियों को पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाएं और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
है रुकिए, दुइये को में काम चल जाएगा। है बाबू लोग देखिए, ये मानचित्र देखिए, आप मानचित्र देखिए, दिखाई दे रहा है? नहीं हो दे रहा तो बोलिए ना। हाँ देखिए, एक तो घाघरा, गंडक, ये सब जो है ना कोसी की सहायक नदी है, कोसी की सहायक नदी है। कोई भी मानचित्र जब आप लेते हैं तो उसका ऊपरी भाग उत्तर है, नीचे वाला भाग दक्षिण है, दाहिना भाग पश्चिम है, इधर पश्चिम है, और इधर क्या है? पूरब, पूरब है। तो पश्चिम से पूरब ना सजाना है, बोलिए बोलिए ना, हो पश्चिम से पूरब ना। तो इसमें सिर्फ आप जो है ना घाघरा और गंडक को, घाघरा और गंडक बता रहे, बाद बाकी काम आपका चल जाएगा। ये घाघरा नदी है, घाघरा, और ये गंडक नदी है। ये घाघरा है और ये गंडक है, गंडक है। तो घाघरा और गंडक में पश्चिम में कौन है? घाघरा। पूरब में कौन है? गंडक। अब इसी आधार पर आप निकाल लिए। इन सभी नदियों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पश्चिम में कौन है जानते हैं? सबसे पश्चिम में है घाघरा, 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 घाघरा। फिर उसके बाद है राप्ती, राप्ती। फिर उसके बाद है गंडक, और फिर उसके बाद है बागमती, बागमती। पश्चिम से पूरब में यही क्रम है, घाघरा, राप्ती, गंडक और बागमती। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकतर प्रद्वीपीय नदी पूरब की ओर बहती है, ऐसा क्यों? यह बिंद और सतपुरा के बीच बहती है, हाँ सही बात है। यह एक रिफ्ट घाटी में बहती है, हाँ सही बात है। मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान पश्चिम की ओर हो जाता है, नहीं, मध्य भारत के बाद धरातल का ढलान पूरब की ओर हो जाता है, पूरब की ओर हो जाता है। इसलिए जो है नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि प्रद्वीपीय भारत की अधिकतर नदी पूरब की ओर बहती है। तो 3 नंबर नहीं होगा, 1 और 2 सही है, आंसर हो जाएगा 1 और 2। अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पर है? देवप्रयाग, देवप्रयाग। उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, और जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो दोनों नदियों के संगम को ही हम लोग देवप्रयाग कहते हैं, और दोनों नदियों की संयुक्त धारा को ही हम लोग गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा। कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? यमुना, यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नदी और उद्गम स्थल, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयोंगदुंग हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी बोखरचू हिमनद से निकलती है। अलकनंदा संतोपत हिमानी से निकलती है। भागीरथी गौमुख हिमानी से। यानी हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नदी और सहायक नदी, गंगा, गंगा की सहायक नदी है इसमें बागमती। गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा। यमुना की सहायक नदी है धानसन, और कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। तो हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। इसके अलावे सुनिए, गंगा की और सहायक नदी का नाम क्या क्या है बताइए? बहुत है। गंगा की और सहायक नदियों में यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब गंगा की सहायक नदी है। फिर गोदावरी की सहायक नदी में पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, वर्धा, मंजरा। यमुना की सहायक नदी में सिंध, केन, बेतवा, सिंध, केन, बेतवा, चंबल, ये सब यमुना की सहायक नदी है। फिर कृष्णा की सहायक नदी में भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है।
सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है। जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है वह नदी कौन सी है? चिनाब। चिनाब, चिनाब नदी सीधे सिंधु नदी से मिलती है। क्वेश्चन समझे हैं? देखिए क्वेश्चन ये है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है ना घटना चक्र से उठा करके दिया गया है डायरेक्ट। ये भी घटने चक्र का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। घटना चक्र एक प्रकार का PYQ है। घटना चक्र के क्वेश्चन को करना जो है मतलब ऐसा नहीं कि बेवकूफी वाली बात है, नहीं, बहुत अच्छी बात है, समझ गए। यानी सीधा ये पूछ रहा है कि सिंधु की सहायक नदियों में कौन ऐसी सिंधु की सहायक नदी है जो सीधे सिंधु में जाकर मिलती है? आंसर हो जाएगा चिनाब। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्रह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा, बंसधारा। उपर्युक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है? नागावली और बंसधारा। नागावली और बंसधारा ये दोनों नदी पूर्वी घाट से निकलती है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। चंबल, सिंध, 4 3 1 2। चंबल, सिंध, बेतवा, केन होगा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, 4 3 1 2 होगा। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। गलत है। तीस्ता का उद्गम अलग है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम अलग है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। सही है ये। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। नहीं, गलत है। कौन सा सही है? केवल 2। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच से सिंधु नदी अपवाहित होती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप सिंधु नदी की बात कीजिएगा तो एक तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है जिसका नाम है आपको लद्दाख है। अब लद्दाख में आप देखेंगे तो लद्दाख में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम के बाद जो है लद्दाख में लद्दाख, और लद्दाख के बाद जो है आपको जौस्कर, जौस्कर। तो काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर जैसी पर्वत श्रेणियां लद्दाख में है। इसमें लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर, लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर सिंधु नदी गुजरती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख और जौस्कर। लद्दाख और जौस्कर, लद्दाख और जौस्कर। अच्छा क्वेश्चन है ये। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो, सांगपो कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अब बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरा? मेघना के नाम से, मेघना के नाम से। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत में सिंधु नदी बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। गलत है। भारत में सिंधु नदी सिर्फ लद्दाख में बहती है, बिहार और पश्चिम बंगाल में नहीं बहती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हाँ, आंसर हो जाएगा केवल 2। केवल 2 सही है। नदी उद्गम और स्रोत। झेलम, झेलम नदी का उद्गम है कहां? बेरीनाग झील ना, रावी नदी रोहतांग दर्रा ना, ब्यास नदी ब्यास कुंड ना, सतलज राक्षस ताल झील ना। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। देखिए सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम, यानी सिंधु की सहायक नदियों में सबसे उत्तर में कौन है? सबसे उत्तर में है झेलम, उसके दक्षिण में है चिनाब, उसके दक्षिण में झेलम, चिनाब, रावी, फिर ब्यास, और फिर ये बात समझे हैं? समझ गए हैं ना? अरे नहीं समझे तो महाराज जी मानचित्र लगाया है। नदी तंत्र वाला मानचित्र देखिएगा तो वहां से आप समझ जाइएगा आराम से, इसमें कुछ है नहीं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। नहीं, गलत है। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी नहीं है, बल्कि कौन है? यमुना। महानंदा
गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी। हाँ सही है, केवल 2। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है सतपुरा पर्वत श्रृंखला। गोदावरी नदी का है त्रयंबक पहाड़ी। कृष्णा नदी का है महाबलेश्वर पहाड़ी। कावेरी का है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। यानी ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। अमरकंटक से निकलने वाली 3 नदियां जो 3 दिशाओं में बहती है, नर्मदा, सोन और महानदी। महानदी ऐसे महानदी सिंघाबा श्रेणी से निकलती है लेकिन अमरकंटक का ही हिस्सा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था? लॉर्ड डलहौजी का राजहरप नीति, हाँ। विलेजली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि, हाँ। अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करना, हाँ। आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? पील आयोग। पील आयोग। पील आयोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, हाँ। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, हाँ। 1 और 2 दोनों सही है। भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था उसका क्या नाम था? देखिए, पुराना राइफल का नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस को ही हटाकर उसके स्थान पर जो नई राइफल शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में, उसका नाम था एनफील्ड। एनफील्ड। एनफील्ड राइफल। आंसर होगा इसका एनफील्ड। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सेनाधिकारी की मृत्यु हो गई? निकलसन। निकलसन की मृत्यु हो गई लेकिन हडसन बाद में जाकर के दबा दिया। 1857 का विद्रोह शुरू होने पर